बेगू चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है। बेगू कहां पड़ता है? चित्तौड़। जैसे बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वैसे बेगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी, लिख लो। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट क्लास ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट, या फर्स्ट क्लास ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया और बेगू एडजॉइनिंग इलाके हैं। यहाँ बिजोलिया और यहाँ पास में बेगू। बिजोलिया में थी धाकड़ किसान थे, तो बेगू में भी किसान कौन थे? तो बेगू वाला किसान आंदोलन भी धाकड़ों ने किया था। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मेनाल। कौन सी जगह? तीन नदियों का संगम है, तीन नदियां मिलती है वहां पर। एक जगह भैरूकुंड। कौन सी जगह? इस भैरूकुंड नाम की जगह से आंदोलन शुरू होता है। तो मेनाल की कौन सी जगह से आंदोलन शुरू हुआ? कौन से किसानों ने किया? ये 1921 ईस्वी की बात। कब की बात है? देखो 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी। 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी, धाकड़ फार्मर्स मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भैरूकुंड ऑफ मेनाल। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भैरूकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल भीलवाड़ा में, मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भैरूकुंड ऑफ मेनाल। विजय सिंह पथिक को कहा कि आप हमारे नेतागिरी करो। तो विजय सिंह जी ने कहा भाई मैं तो बिजोलिया में बिजी हूं, और मैं मेरे दोस्त को भेज देता हूं आपके पास। दोस्त थे रामनारायण चौधरी। कौन थे? देखो, नेता रामनारायण चौधरी, लीडर रामनारायण चौधरी। नेता कौन थे इसके? रामनारायण चौधरी। बेगू के सामंत हुआ करते अनूप सिंह चुंडावत। बेगू में सामंत कौन थे? क्या नाम है? अनूप सिंह चुंडावत। अनूप सिंह चुंडावत ने विजय सिंह पथिक से बात की कि विजय सिंह जी क्या रोला रप्पा करवा दिया हमारी तरफ। तो कहा साहब आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन की जो भी मांगे है वो मैं मान लूंगा, मेरा क्या करवा दो इनसे समझौता। तो क्या मांगे थी? कारण लिखो, फिर लिखो कारण। बिजोलिया में कितने कर लग रहे थे? यहां लिखो 53 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। 53 प्रकार के कर। फिर वही घिसी पिटी बातें। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम। लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम। बेगार। बस यही कॉमन चीजें यही हो सकती है, यही सब जगह थी। तो अनूप सिंह चुंडावत ने विजय सिंह पथिक को कहा भाई किसानों को मेरे पास भेजो यार, देखो क्या समस्या है। तो कहा चलो समझौता कर लेते हैं। तो 1922 में अजमेर में समझौता होता है। कहां पर समझौता होता है? किस किस के बीच में? अनूप सिंह चुंडावत और किसानों के बीच में। किसके कहने पे? या कौन मध्यस्थता करता है? विजय सिंह। बुलाया किसानों को, भाई बताओ क्या समस्या है। किसानों का समस्या दिख ही रही है, 53 कर लेते हो। कहा ठीक है, तुम कहोगे उत्तर ले लेंगे, बताओ कौन कौन से खत्म करने हैं। ये खत्म करो, ये करो। हाँ ठीक है, कर देंगे। और कोई समस्या? क्यों भू राजस्व ज्यादा है? कि ठीक है कम कर देंगे। और कोई समस्या? क्यों तोल के नहीं लेते, माप के नहीं लेते, लाटा कुंता लगाते हो, अंदाजे से लेते हो? कि ठीक है अब नाप के लेंगे। और कोई समस्या? बिना पैसे दे के काम करवाते हो? कि नहीं करवाएंगे। और कोई समस्या? इतनी है। बस ठीक है, हमने आपकी बातें मान ली। आज के बाद आप कोई भी हमारे खिलाफ आंदोलन नहीं करोगे। लिखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, अजमेर में, एट अजमेर, अजमेर में, एट अजमेर, विजय सिंह पथिक ने अनूप सिंह चुंडावत तथा किसानों के बीच समझौता करवाया। विजय सिंह पथिक ने बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत, पूरा लिखना। विजय सिंह पथिक ने बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत तथा किसानों के बीच समझौता करवाया। विजय सिंह पथिक mediated an agreement. Vijay Singh Pathik mediated an agreement between Anup Singh Chundawat, feudal lord of Begu, and farmers.
विजय सिंह पथिक ने बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत तथा किसानों के बीच एक समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन अनूप सिंह चुंडावत, feudal lord of Begu, and farmers। बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत तथा किसानों के बीच समझौता करो। बस तो आंदोलन खत्म। मजा नहीं है? हाँ, मजा नहीं है आपको? अलग है सर, ऐसे क्या है? मतलब आंदोलन करवाया नहीं, उससे पहले आपने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब ये बात पता चली मेवाड़ रियासत को। किसको पता चली? मेवाड़ के राजा हुआ करते फतेह सिंह। राजा कौन थे? और फतेह सिंह और अंग्रेजों के बीच में कमी बनती थी। फतेह सिंह अंग्रेजों के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी। उल्टा फतेह सिंह अंग्रेजों को यूं टॉर्चर ही करते रहते थे। एक बार अंग्रेजों ने फतेह सिंह को राजी करने के लिए कहा कि फतेह सिंह जी, हम आपको एक मेडल देंगे। अंग्रेज एक मेडल दिया करते, GCI। क्या मेडल था? ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। क्या बोलते? ग्रैंड कमांडर ऑफ। फौज में अधिकारी बना देते, राजा कहते आप कमांडर हो, और यहां पर एक वो लगा देते, फौजियों के लगे होते ना, वो मेडल से लगे होते, मेडल लगा देते। इस मेडल का मतलब है कि तुम ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया हो। तो फतेह सिंह को कहा गया आपको एक मेडल देंगे, आपको हम बनाएंगे ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। फतेह सिंह का ऐसे बिल्ले हमारे चपरासी लगाते हैं, मेडल वो बिल्ले से होता है, तो ऐसे बिल्ले हमारे कौन लगाते हैं? चपरासी। तो अंग्रेजों के साथ फतेह सिंह की मरे नहीं बनती थी, तो अंग्रेजों को लगा रही है फतेह सिंह रहेगा तो अपने को और तंग करेगा। तो अंग्रेजों ने फतेह सिंह का बेटा था भोपाल सिंह। बेटे का नाम क्या था? भोपाल सिंह जी बेटे थे। तो भोपाल सिंह जी, अंग्रेजों ने कहा भाई फतेह सिंह जी बूढ़े हो गए और शासन के अधिकार किसको देने पड़ेंगे? भोपाल सिंह। और भोपाल सिंह को थोड़ा चढ़ाया कि बापू से अधिकार ले ले। भोपाल सिंह ने कहा कि हाँ भाई, अब सारे अधिकार मैं लूंगा। तो इन दिनों में शासन पूरा कौन देख रहे थे? भोपाल सिंह देखेंगे तो अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ेगा कम होगा? अंग्रेजों ने बना रखा तो अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ेगा। और उनके टाइम में वो राजस्व मिनिस्टर था जिसका नाम था ट्रेंच। क्या नाम था? कल मैं बता रहा था, मूर्ख ने ऐसे चीज जमीन पर ज्यादा कर लगा दी। और ट्रेंच ने वहां भोपाल सिंह जी का कि भोपाल सिंह जी एक बात सुनी क्या, कि अजमेर में समझौता हुआ है बेगू वालों के किसानों के बीच में। हाँ यार सुना तो था। उनका मामला यार करने दो, अपना क्या लेता है। उसने कहा साहब मामला उनका नहीं है, आज किसानों ने सामंत को समझौते के लिए बाध्य कर दिया। कहा का कल को किसान सामंत को मार भी सकते हैं, कल को राजा को भी मार सकते हैं। ऐसे थोड़ी मार सकते हैं साहब। 4 साल पहले रूस में मारा है, बोल्शेविक क्रांति हुई है। कैसी क्रांति हुई है? और किसानों ने इकट्ठे होकर राजा को मार दिया और किसानों की सरकार आ गई। सर आपके हो सकती है सब बातें, और ये समझौता बोल्शेविक समझौता है। किसान सामंत को झुका रहे हैं समझौते के लिए, तो उसी प्रकार है जैसा कहां पर किया गया था? रशिया में। और आप इस समझौते को स्वीकार मत कीजिए। आप कह दीजिए किसानों के साथ बेगू का सामंत समझौता नहीं कर सकता, समझौता मैं करूंगा। और मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना। और ट्रेंच इस समझौते को क्या कहता है? बोल्शेविक समझौता। क्या कहता है? देखो, मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। राजी, आंदोलन चल जाएगा थोड़ा आगे, मजा आ गया आपको। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिडंट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिडंट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। तथा ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा, एंड ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। तथा ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा, एंड ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। तथा ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा, एंड ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसको क्या कहा? बोल्शेविक समझौता। अब देखो उल्टा है, बिजोलिया में रियासत समझौता कर रही है, सामंत लागू करने से मना कर रहा है। बेगू में सामंत समझौता कर रहा है लेकिन रियासत उसको मानने से उल्टा है। सीधी सीधी बात है ना। और रियासत क्यों नहीं मान रही? बस यूं इगो में नहीं मान रही कि रियासत को लगता है कि समझौता करने का अधिकार बेगू के सामंत के पास नहीं, समझौता करने का अधिकार हमारे पास। बेगू का सामंत कौन होता है? समझौता करने वाला। समझौता हम करेंगे। ये वो गांव वाली सी कहानी है कि गांव में एक महिला थी, वो पड़ोस में छाछ मांगने गई। छाछ समझते हो? छाछ, लस्सी। तो छाछ मांगने गई। भाई आपके घर पे दूध नहीं होता, बिलोना नहीं होता, तो पड़ोस में मांगने जाओगे? छाछ मांगने गई। तो जिनके घर पे छाछ मांगने गई उनके घर की बीननी घर पे थी। तो उसने कहा बीननी छाछ है क्या आपके? तो बीननी ने कहा आज तो हमने बिलोना ही नहीं किया। बिलोना समझते हो? आज हमने बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ नहीं। आप किसी के घर पे कुछ मांगने जाओ, अगला कदे हमारे घर पे नहीं है तो वापस आओगे? तो वो महिला वापस जा रही थी, तो जिसके घर पे छाछ मांगने गई थी उस घर की सासू मिल गई रास्ते में।
तो सासू ने पूछा कि भाई कहाँ जाके आए? उसने कहा मैं तुम्हारे घर पे गई थी। क्यों गई थी? तो छाछ मांगने गई थी। क्या हुआ? तो बीननी थी आपकी, बीननी ने कहा कि आज हमने बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ है। उसने कहा अच्छा, बीननी ने ऐसे कहा, मेरे साथ चलो। अब ये स्टेटमेंट क्या बताता कि स्टेटमेंट बताता छाछ तो है, पर बीननी झूठ बोल गई। वो वापस ले गए सासू उसको, उसका बर्तन लिया, अपने रसोई में गई, रसोई में जाके वापस लाई, खाली बर्तन देके कहा आज हमने बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ है नहीं। तो उसने कहा ये तो आपकी बीननी ने कह दिया था, और बीननी ने जब मना कर दिया था तो वापस क्यों लेके आए? उसने कहा बीननी मना करने वाली कौन है, मना मैं करूंगी। बीननी के पास अभी तक मना करने का अधिकार है। गोपाल सिंह वो सासू है जिसने कहा कि भाई मना करने का अधिकार बेगू के सामंत के पास में नहीं है, मना करने का अधिकार मेरे पास में। और ट्रेंच को कहा कि ट्रेंच तू जाके जांच कर मामले की, तो जांच अधिकारी बना के किसको भेज दिया? ट्रेंच गया बेगू, और ट्रेंच ने जाके किसानों को कहा कि भाई कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। किसानों ने कहा समस्या तो है, बता दें तेरे को। कहा कि तू है यार, पहले हमारी जितनी समस्या थी बेगू की सामंत ने मान ली थी, और हमारा तो आपस में क्या हो गया था, समझौता। तू मरा, तूने कहा वहां जाके बोल सेविक समझौता यार, मत मानो, क्रांति हो जाएगी यहाँ पर, बस हमारे समस्या तू ही बचा हुआ है, और अब हम तेरे से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करें। किसान ट्रेंच का बहिष्कार कर देते हैं। ट्रेंच बुलाए उनको, किसान वहां पे जाए नहीं। एक दिन ट्रेंच को समाचार मिले कि किसान एक गांव में इकट्ठे हो रखे हैं। गांव का नाम था गोविंदपुरा। क्या नाम था गांव का? 13 जुलाई 1923 की बात है। कब की बात है? 13 जुलाई 1923। कौन से गांव में इकट्ठे हो रखे किसान? ट्रेंच वहां चला जाता, उस गांव में चला जाता ट्रेंच। किसानों ने जैसे ही देखा, किसान मीटिंग ले रहे थे अपनी, उन्होंने देखा कि ट्रेंच आ रहा है, तो किसान उठ के चल पड़े, चलो चलो ट्रेंच आ रहा है, इससे तो बात मरी नहीं करनी अपने। किसान चले तो ट्रेंच को और गुस्सा आ गया, यार माँ यार मेरे को देख के भी ये चल पड़े, फायरिंग कर देता। उस फायरिंग के अंदर 2 किसान शहीद हो गए। 2 धाकड़ किसान थे, एक का नाम था रूपा जी, एक का नाम था कृपा जी। क्या क्या नाम बताओ देखे? रूपा जी धाकड़, और कौन से गांव में? कब की बात है? कौन फायरिंग करता? लिखो गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी। लिख लो, ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन्ड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन्ड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन्ड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। नाम लिख लो, रूपाजीत धाकड़ और कृपाजीत धाकड़। कोई पूछेगा भाई आपसे कि रूपाजीत धाकड़ और कृपाजीत धाकड़ कौन से हत्याकांड में शहीद हुए थे? ये कौन से किसान आंदोलन के दौरान की बातें? बेगू। किसकी फायरिंग में शहीद हुए थे? ट्रेंच। वो बुरा दिन कौन सा था? 13 जुलाई 1923, जब कौन कौन से किसान शहीद हुए? रूपाजीत धाकड़ और कृपाजीत धाकड़। बेगू वाले कॉलेज का नाम यही है, रूपाजीत धाकड़ कृपाजीत धाकड़ महाविद्यालय बेगू। तो कब हुआ गोविंदपुरा हत्याकांड, वापस बता दे। कब हुआ? 13/7/23। कब हुआ है? बोलो देखे। किसका साथ? बोलो कब हुआ है, दोबारा बोलो। 13/7/23। किसका साथ? कब? 23। याद रह जाएगा। तो 13 जुलाई 1923 तो, या 13/7/23 से तो याद रह जाएगा आपने। गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए? अब सरकार ने कहा कि रामनारायण चौधरी गिरफ्तार करो रे, ये करवा रहा है आंदोलन यहाँ पे, इसको गिरफ्तार कर लो। विजय सिंह पथिक को पता चला कि सरकार किसको गिरफ्तार करने वाली है, तो विजय सिंह पथिक बेगू आ गए। विजय सिंह पथिक ने कहा कि रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आंदोलन बंद हो जाएगा, मैं चलाऊंगा आंदोलन। मैं यहाँ आ गया तो सरकार ने कहा पहले तेरे को ही करते हैं। तो सरकार ने किसको गिरफ्तार कर लिया? लाइन छोड़ के लिखो, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को और 10 सितंबर 1923 एडी। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को और 10 सितंबर 1923 एडी विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड।
विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। किसको गिरफ्तार कर लिया गया था? विजय सिंह पथिक। अगला लिखो, बूंदी किसान आंदोलन। फिर ये धीरे धीरे खत्म ही हो गया था आंदोलन। इसके दो नाम है, बूंदी किसान आंदोलन भी लिखना और बरड़ किसान आंदोलन भी लिखना। बूंदी पीजेंट मूवमेंट और बरड़ पीजेंट मूवमेंट, बरड़ जगह का नाम है वहां पर एक। बूंदी किसान आंदोलन या अच्छा देखो, बिजोलिया और बेगू मैंने बताया दो ठिकाने थे। क्या थे दो? तो मतलब मेवाड़, एक मेवाड़, देखो कई एक चीज बताता हूं। एक रियासत में वह इलाका जहां पे राजा का डायरेक्ट कब्जा होता है उसको बोलते हैं खालसा। क्या बोलते हैं? वह क्षेत्र जहां राजा का डायरेक्ट कब्जा उसको तो क्या बोलते हैं? खालसा। वह जमीन जो उसने सामंतों को दे रखी है इसको बोलते हैं ठिकाना। क्या बोलते हैं? ठिकाना का दो या का दो जागीर। सामंतों के पास में जो भूमि होती है वो तो क्या कहलाती है? जागीर या ठिकाना। राजा के पास जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं? खाल। मेवाड़ में दो ठिकानों में हुआ, एक ठिकाना है बिजोलिया, एक ठिकाना है बेगू। आई बात समझ? बूंदी वाला आंदोलन खालसा में हुआ। कौन से इलाके में हुआ? वो सामंतों वाले इलाके में नहीं हुआ। कौन से इलाके में हुआ? खालसा। तो खालसा क्षेत्र में आंदोलन हुआ, गुर्जर किसानों का आंदोलन। किसका आंदोलन था? जैसे वो धाकड़ किसानों के थे, ये गुर्जर किसानों का था। लिखो, यह आंदोलन बूंदी के खालसा क्षेत्र में गुर्जर किसानों द्वारा किया गया था। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन खालसा रीजन ऑफ बूंदी। यह आंदोलन बूंदी के खालसा क्षेत्र में गुर्जर किसानों द्वारा किया गया था। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन खालसा रीजन ऑफ बूंदी। यह आंदोलन बूंदी के खालसा क्षेत्र में गुर्जर किसानों द्वारा किया गया था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, या गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन खालसा रीजन ऑफ बूंदी। कारण लिखो, क्या क्या कारण थे? बिजोलिया में कितने प्रकार के कर? 84। आपके बेगू में लिखो 25 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 25 टाइप्स। अब देखो बात बताऊं, यदि ये संख्या याद रह जाए तो सबसे अच्छी है, 84, 53, 25। कभी याद नहीं रहे तो लिखना अनेकानेक प्रकार के कर लगते थे, है ना? गलत तो नहीं है ना? ये बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। इसमें क्या पढ़ने वालों को ये लगता है कि संख्या नहीं लिखी होगी, बाकी इसको पता तो है खूब सारे लगते थे। वरना कई बार क्या होता, अपने को संख्या याद नहीं होती तो या तो अपने गलत लिख देते हैं कि 84 लिखनी थी, 84 याद नहीं, अपने वहां पे 54 लिख गए, 24 लिख गए, तो अगले को सामने पोल खुलती है कि इसको याद ही नहीं है। आपको 53 याद नहीं थी, आप 23 लिख गए, तो उसको पता चलता है कि यार आपको याद नहीं। या आपको लगता है यार कितने थे कितने थे, चल छोड़, ये कारण छोड़ देता हूं, बाकी 3 लिख देता हूं, तो एक कारण खा गए। वरना लिखो अनेकानेक प्रकार के कर लगते थे। इससे अगले को इसको ये तो पता है कर बहुत सारे थे, संख्या नहीं लिखी होगी। एक बार का हो सकता है टापर ने लिखी नहीं होगी, बाकी इसको पता तो है खूब प्रकार के कर लगते थे। तो संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट, हमेशा आपके पक्ष में जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे छोड़ना नहीं, संख्या याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो। जनता अनेक प्रकार के करों से दबी पड़ी थी, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। दूसरा लिखो, अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम। भाई किसानों की पूरी दुनिया में मांग एक जैसी होगी, कभी अलग हो ही नहीं सकती। बेगार, 2-4 एक्स्ट्रा लिख लो। यहां खालसा वाले इलाके में था तो राजा के अधिकारी थोड़े से पैसे खा जाया करते, बीच में भ्रष्टाचार ज्यादा था। लिखो भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार। 1914 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम युद्ध चल रहा है, मतलब युद्ध के टाइम में ज्यादा धन की आवश्यकता होती है कम की? लिखो युद्ध कर, वॉर टैक्स, युद्ध कर वॉर टैक्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टैक्स लगा दिया था, युद्ध कर वॉर टैक्स। एक पशुओं के चरने पे टैक्स लगा दिया था कि जिसके जितने पशु होंगे उन पर उतना ही क्या लगेगा? टैक्स। चराई कर, चराई टैक्स, चराई कर, चराई टैक्स। क्या क्या हुए बताओ देखे?
कितने प्रकार कर? 53 प्रकार। अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता, बेकार, युद्ध कर, भ्रष्टाचार और चराई। याद रह जाएगी बात है। अब किसान इनसे परेशान तो थे ही। इतने में एक दिन यहां पर घूमते घूमते एक बंदे आ गए, साधु सीताराम दास। कौन आ गए? बाबे का एक ही काम है, क्या करवाना? आंदोलन करवाना। और किसानों ने कहा कि साधु सीताराम दास जी क्या बात है यार, अकेले अकेले बिजोलिया बिजोलिया में आंदोलन करवा दो, हमारी तरफ भी देख लो यार थोड़ा। तो कहा ठीक है, तुम्हारे आंदोलन कर देते हैं। साधु सीताराम दास इस बार जान गए थे, समझ गए थे कि पिछली बार नानजी पटेल ठाकरे पटेल को भेजा था तो कुछ भी मिला। इनको पता था एक संगठन बनाना पड़ता है, क्योंकि विजय सिंह जी ने आते क्या बनाया था? उपरमाल पंच बोर्ड। तो इन्होंने कहा पहले एक संगठन बनाते हैं, तुम्हारे 5 लोगों का एक संगठन बनाते हैं। एक गांव में संगठन बनाया, उस गांव का नाम था डाबी। क्या नाम था? तो बनाया गया डाबी किसान पंचायत। क्या बना दी? 1920 में। कब बनाएगी? इनको पता था कि एक आदमी को अध्यक्ष बनाना पड़ता है। उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? मन्ना पटेल। पूछा भाई तुम्हारे अध्यक्ष किसको बनाए रहे? तो गांव वालों ने कहा अध्यक्ष बना दो हरला बड़क को। किसको बना दो? कहा नहीं बनाओगे तो फिर ये फालतू में भड़क जाएगा। लिखा 1920 ईस्वी में, 1920 1920 ईस्वी में 1928 साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। डाबी गांव का नाम है। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की, फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एंड हरला भड़क वॉज अपॉइंटेड इस प्रेसिडेंट। तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एंड हरला भड़क वॉज अपॉइंटेड इट्स प्रेसिडेंट। हरला भड़क को क्या बनाया गया इसका? अब भाई किसानों ने कहा क्या किया जाए? तो किसानों ने कहा कि भाई एक तो भ्रष्टाचार है यार, छोटे मोटे मामले के लिए कोर्ट में जाते हैं, वकील पैसे खा जाता है, जज पैसे खा जाता है, कि आज के बाद अपने कोर्ट में जाना ही नहीं। कोर्ट में अपने तो गांव गांव में अपने खुद की पंचायत बनाएंगे, जैसे डाबी किसान पंचायत है वैसे गांव गांव में पंचायत बनाओ, और अपना कोई भी मामला होगा तो अपनी पंचायत में देखेंगे, इसके लिए हमें कोर्ट में जाने की आवश्यकता। यार चराई कर लगा दिया, अब मतलब पशुओं के चरने पे कर लोगे, गाय के पैसे खाओगे, इतने बुरे दिन आए राजा के। तो कहा आज के बाद जितने भी चराई वाली जगह है उन सारी चराई वाली जगह पे कब्जा कर लो, और सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता। लिखो, किसानों ने सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। किसानों ने सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट कोर्ट्स। किसानों ने सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट कोर्ट्स। तथा सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। एंड कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। तथा सरकारी चारागाहों पर, चारागाह समझ गए, तथा सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। एंड कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। तथा गांवों में पंचायतों की स्थापनाएं की। एंड एस्टैब्लिश्ड पंचायत इन विलेज। तथा गांवों में पंचायतों की स्थापना की। एंड एस्टैब्लिश्ड पंचायत इन विलेज। गांव में पंचायतों की स्थापना की। जैसे कौन कौन से गांव में बनी, तो 2-3 बड़ी पंचायतें हैं वो लिख लो। बरड़, बरुंगण, गरदड़ा। कौन कौन सी है? बरड़, बरुंगण गांव के नाम है, जैसे डाबी किसान पंचायत वैसे बरड़ किसान पंचायत, बरुंगण किसान पंचायत, गरदड़ा किसान पंचायत। बूंदी में गांव के नाम है। तीनों के नाम बोलो दे, कौन कौन सी है? बरड़, बरुंगण, गरदड़ा। क्या क्या नाम है? बरड़, बरुंगण, गरदड़ा। यहां पर क्या बनाएगी किसानों ने अपनी पंचायत। सरकार को लगा कि अच्छा यार किसान तो आजकल फॉर्म में ज्यादा रखे। एक दिन पता चला कि डाबी में किसानों की पंचायत हो रही है। कहां पर पंचायत हो रही है? देखो डाबी हत्याकांड, डाबी ट्रेजेडी, 2 अप्रैल 1923। दो अप्रैल 1923 डाबी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है?
वही किसानों की एक सभा थी। एक पुलिस अधिकारी थे इकराम हुसैन। पुलिस अधिकारी कौन थे? इन्होंने यहाँ पे फायरिंग कर दी और इकराम हुसैन की फायरिंग में यहाँ पे 2 किसान शहीद हुए। एक किसान का नाम था नानक जी भील। क्या नाम था? और एक किसान का नाम था देवीलाल गुर्जर। कौन कौन 2 किसान बताओ देखिए? किसने फायरिंग की? कौन से गांव में? डाबी। कब? देखो, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। पुलिस ऑफिसर इकराम हुसैन ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। पुलिस ऑफिसर इकराम हुसैन ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। पुलिस ऑफिसर इकराम हुसैन ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। नाम लिख लो, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। कौन कौन शहीद हुए नाम बताओ देखिए? नानक जी भील और देवीलाल। अच्छा, जब फायरिंग हुई थी तब नानक जी भील तो गीत और गा रहे थे, झंडा गीत। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, बीच में रह गया था। लिखो, नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग। तो कोई पूछेगा भाई झंडा गीत गाते हुए किसको गोली मार दी गई थी, तो किसको मार दी गई? और नानक जी भील की याद में मणिकीलाल वर्मा ने एक गीत लिखा, अर्जी। कौन सा लिखा? तो लोगों ने कहा चलो पंछेड़े से तो पीछा छूटा। लिखो, इनकी याद में, इन हिज मेमोरी, इनकी याद में, नानक जी भील की याद में ना, इनकी याद में, इन हिज मेमोरी, मणिकीलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। मणिकीलाल वर्मा रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। मणिकीलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। मणिकीलाल वर्मा रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। मणिकीलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? अर्जी नामक गीत लिखा था। लाइन चेंज कर लिखो, हत्याकांड की जांच के लिए फॉर इंक्वायरी ऑफ ट्रेजेडी। हत्याकांड की जांच के लिए फॉर इंक्वायरी ऑफ ट्रेजेडी एक आयोग का गठन किया गया था। एक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। एक आयोग का गठन किया गया था। एक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। सदस्य लिख लो, आयोग के सदस्य। पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरों लाल। क्या क्या बताओ देखे? पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरों। जांच आयोग के सदस्य है ना। पर है ना, 1927 तक जाते जाते आंदोलन खत्म ही हो गया था। 27 में राजस्थान सेवा संघ टूट जाता है। एक पार्टी बताई थी कल मैंने, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ बना रखी थी विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने। किसने बना रखी थी? विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। पर 27 में विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी में बननी बंद हो गई, तो राजस्थान सेवा संघ टूट गया। राजस्थान सेवा संघ टूटा तो ये आंदोलन ही क्या हो गया? बंद। और उधर बिजोलिया से विजय सिंह पथिक अलग हो गए, पर वहां तो बजाज जी ने आगे संभाल लिया, और इसको कोई बाद में संभालने वाला डंका बंदा नहीं बचा। लिखो, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। बूंदी पीजेंट मूवमेंट वॉज एंडेड।
नीचे लाइन चेंज लिखो। इस आंदोलन में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिली थी। स्टार लगाना ना, महिलाएं सबसे अधिक इसी आंदोलन में शामिल हुई। इस आंदोलन में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिली थी। A large participation of women was seen in this movement. इस आंदोलन में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिली थी। लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन वाज सीन इन दिस मोमेंट। लिखो 1936 ईस्वी में इन 1936 एडी 1936 ईस्वी में इन 1936 एडी इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। लेकिन इस दौरान, लेकिन दूसरे चरण के दौरान, पूरा लिखो, लेकिन दूसरे चरण के दौरान, बट ड्यूरिंग सेकंड फेज, लेकिन दूसरे चरण के दौरान, बट ड्यूरिंग सेकंड फेज, यह आंदोलन सामाजिक सुधारों की तरफ मुड़ गया था। दिस मूवमेंट वाज टर्न टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। यह आंदोलन सामाजिक सुधारों की तरफ मुड़ गया था। दिस मूवमेंट वाज टर्न टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। टर्न टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म, किधर टर्न कर गया? सामाजिक सुधारों की तरफ मुड़ गया था। मैंने किसी पुराने बैच में, बहुत पुराने बैच में, मतलब कोरोना के टाइम या कोरोना से भी पहले किसी एक बैच में पढ़ाते टाइम कहा था, मैंने लाइन लिखवाई और लाइन लिखवा के मैंने टाबरों का, देखो यार इतिहास कितना कुछ सिखाता है। इतिहास हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि यार बिजोलिया वाली एक बात कितना सिखाती है कि आंदोलन करे वो ये सीखे कि आंदोलन के दौरान कभी भी बाहर से चंदा। तो मैंने कहा यार ये बूंदी वाला किसान आंदोलन भी ये कहता है कि पहले चरण में उन्होंने राजनीतिक आर्थिक बातें की थी, लेकिन दूसरे चरण में किधर मुड़ गए थे? समाज। और उन किसानों ने एक बात को समझ लिया था कि जब तक खुद के अंदर सुधार नहीं किए जाएंगे तब तक बाहर की दुनिया के सुधार नहीं किए जा सकते। पहले अपने घर में सुधार करेंगे, फिर राजनीति में सुधार होंगे, फिर आर्थिक सुधार भी करेंगे। इसलिए पहले घर को मजबूत करना जरूरी है, इसलिए समाज सुधार के काम करो। और उन्होंने समाज सुधार के काम करने शुरू किए कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे, दहेज नहीं देंगे, लड़कियों की शादी पे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की चीजें करनी शुरू कर दी थी। समाज में क्या करने लगे थे? सुधार। तो मैं यूं नॉर्मल यूं बातें बताई। तो फिर मैंने और बताया, मैं जब इस बूंदी किसान आंदोलन को पढ़ता हूं तब मुझे और लगता है कि बूंदी किसान आंदोलन गुर्जरों का आंदोलन था। किसका था? और हम अपने भी पिछले, मेरी समझ पकड़ने के बाद में पिछले 20 साल में इस 21वीं सदी के अंदर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन था ना। तो गुर्जरों ने एक बड़ा आरक्षण आंदोलन चलाया था, कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसले। तो मैं कर्नल साहब ने आंदोलन चलाया, पॉलिटिकल मांगों के लिए चलाया। आप उनकी बात से कितने सहमत होते हो, कितने सहमत नहीं होते हो, वो बात अलग है, पर उन्होंने अपना एक आंदोलन बड़े जोर से चलाया और उन्होंने दिखाया कि सरकारों को किस प्रकार रेल की पटरियों तक लाया जा सकता है, सरकारों को किस प्रकार झुकाया जा सकता है। उन्होंने अपने समाज की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने समाज को आरक्षण दिलाने का काम किया था। हाँ, कोरोना के बाद की बात है, फर्स्ट कोरोना के बाद बीच में थोड़े दिन कोचिंग खुली तब की बात है। तो मैंने बच्चों को कहा कि यार मैं अभी कोरोना में जब घर पे बैठा था तो मैंने एक दिन एक कर्नल साहब का स्टेटमेंट पढ़ा, करोड़ी सिंह जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट में करोड़ी जी ने कहा कि अब गुर्जरों को समाज सुधार की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अब गुर्जरों को शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छे होगा तो अपने बच्चे फौज और पुलिस में खूब सारे भर्ती होंगे, शिक्षा अच्छी मिलेगी तो बाकी नौकरियों में भी अपने बच्चे जाएंगे। तो मैंने कहा यार मुझे लगता है कि पक्का कर्नल साहब ने बूंदी वाले किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। यार बूंदी वाले किसान आंदोलन के अंदर भी जब गुर्जर सेकंड फेज में किधर मुड़ गए थे? सामाजिक सुधारों में। तो अपने भी अब सेकंड फेज शुरुआत अपने किधर मुड़ना चाहिए? सामाजिक। तो मैंने यूं नॉर्मली बातें समझाई। अभी कर्नल साहब 5-7 दिन पहले स्वर्गवास हुए तो किसी बच्चे ने काट के लगाया, क्या कहा राजवीर सर ने कर्नल साहब के बारे में। अब मेरे पास शाम को मेरे जो कुछ जानकार कोई गुर्जर दोस्त वगैरह उनके फोन आए, थैंक यू यार, थैंक यू, आज बड़ा जोरदार बोला तुम। आज कब? क्या आज तूने कर्नल साहब के बारे में बहुत अच्छा बोला? नहीं तो नहीं तू क्लास में बोला आज कर्नल साहब के बारे में, मैं तेरे को अभी वीडियो भेजता हूं। फिर मैंने कहा ये वीडियो बहुत पुराना है। फिर किसी एक आधे को पता चला पुराना है तो उसने कहा तो आज एक बार और बोल। मैं कहा यार ऐसे बोलना अजीब लगता है। उस दिन मैं एक नेचुरल फ्लो में था और मैंने वो खबर नहीं पढ़ी थी, मुझे वो बात अच्छी लगी कि एक पढ़े लिखे आदमी द्वारा जब आंदोलन चलाया जाता है तो वो अपने समाज का कितना भला कर सकता है। ये उस दिन मैं कर्नल साहब में देख रहा था
कि भाई वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने न केवल अपने को पॉलिटिकल मांगों तक रखा, बल्कि वो अपने को किधर ले गए थे, सोशल मांगों की तरफ ले गए थे। तो उन्होंने कौन सा आंदोलन पढ़ा होगा? बूंदी वाला। कौन सा पढ़ा होगा? तो गुर्जरों को कर्नल साहब की बात एग्जैक्टली माननी चाहिए और वास्तव में उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि उन्होंने जो सिंपल सी एक बात की थी कि अब हमें किसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा? शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं हमेशा ही कहता रहता हूं कि आरक्षणों से कभी भी किसी भी समाज का भला नहीं होगा। आरक्षण वैसाखी है। क्या है? वैसाखी समझते हो? विकलांग आदमी के पास जो वैसाखी होती है, आरक्षण बस वो वैसाखी है, उससे आपका ज्यादा भला नहीं हो सकता। भाई आरक्षण कहां काम आता? सरकारी नौकरी में। कहां काम आता है? केवल सरकारी नौकरियों में काम आता। मैं तो तब भी, जब गुर्जरों वाला आरक्षण आंदोलन हुआ था, मैं तब भी कहता था कि तब यूं मांग आई कि गुर्जरों ने कहा कि हमें आरक्षण की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता भाई तुम्हें? तो कहा हमारी नौकरियों में देख लो कितने लोग हैं, डॉक्टर देख लो हमारे है ही नहीं, हमारे इंजीनियर देख लो है ही नहीं, हमारे आरएस देख लो है ही नहीं, हमारे आईएएस देख लो है ही नहीं। एग्जैक्टली सही बात। इनमें संख्या तो कम है। पर एक दूसरा सवाल ये कि पहले ये देखा जाए कि गुर्जरों में 10वीं पास कितने लोगों ने कर रखी है। अब मैं दूसरा बताऊं कि गुर्जरों में सेना और पुलिस में कितने हैं? भरी पड़ी है सेना और पुलिस। गांव के लड़के सेना और पुलिस। कारण क्या हुआ कि आपने अपने पूरे यूथ को 10वीं के बाद में सेना पुलिस में लगा दिया। इसलिए आपका जो इंटेलिजेंट यूथ था वो 10वीं करते किधर चला गया? सेना और पुलिस में। जो बच्चा 12th करके या बीएससी करके टीचर बन सकता था, जो बच्चा 10th करके 12th करके इंजीनियर बन सकता था, जो डॉक्टर बन सकता था, आरएस बन सकता था, वो फौज में। तो आपकी इंटेलिजेंस ही तो पूरी की पूरी उधर लगा दी गई। जब हायर एजुकेशन ही नहीं मिली, जब एजुकेशन नहीं है, तो नौकरियों के फॉर्म ही नहीं भरे गए। पहले देखा जाए कि कितने गुर्जरों ने पीएमटी का पेपर दिया, कितने लोगों ने आईआईटी का पेपर दिया, कितने लोगों ने आरएस का पेपर दिया। तो आरक्षणों से फायदे नहीं होंगे। जब एजुकेशन आएगी, जब इतने सारे लोग पढ़ेंगे, तब अपने आप ही चीजें हो जाएगी। फिर क्या आरक्षण से फायदा हो जाए? ग्राम सेवक की वैकेंसी है 5,000। कितनी है? पास किए 2.25 लाख। पास कितने किए? अब भले आरक्षण लगा लो, आरक्षण के अंदर आरक्षण लगा लो, नौकरी तो कितनी मिलनी है? पूरे राजस्थान से कितने लिए जाएंगे? एक बार सरकार ने 2.25 लाख घरों को राजी कर दिया। अब 2.25 लाख घरों के अंदर सारे ग्राम सेवक बन बन के घूम रहे हैं, है ना? फाइनली तो कितने लगने हैं? 5,000 लगने के। भाई 5,000 लोग आरक्षण लगे। अब भले इसमें कुछ ही लगा लो आप, जो जो आपको लगाने आरक्षण लगा लो और कोई तरीके लगा लो, इससे ज्यादा नौकरी तो नहीं मिल सकती। एक साल में कितनी सरकारी नौकरियां निकाल देती है गवर्नमेंट? पूरी मिला जुला के कितनी निकाल देती है? 50,000? 1 लाख नहीं निकालती? 1 लाख? पर फिर भी बड़े से बड़ा मान लो कि 1 लाख नौकरी निकाल देती है, कि सरकार 1 लाख नौकरी निकाल देती। ग्राम सेवकों में 15 लाख तो फॉर्म भरे हुए थे। 15 लाख तो बेरोजगार थे ना, सीधे सीधे थे। अब मान लो 1 लाख को भी यदि सरकार नौकरी देती है, तो भी एक साल में कितने लोगों को नौकरी मिली? 1 लाख। 14 लाख तो फिर भी बैठे हैं ना। सरकारी नौकरियां कभी भला नहीं कर पाएगी। सरकारी नौकरियों से समाज के भले होने होते तो कब के हो जाते। इसलिए वे समाज जिन्होंने सरकारी नौकरियों की तरफ देखना बंद किया, भारत के अंदर प्रगति कर रहे हैं। वे समाज जो अभी तक भी अपने, बाकी सारे जो समाज है वो सरकारी नौकरियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए समाज का कभी भला नहीं। और मेरे आज दिन तक मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने आरक्षण की मांग की, कि पटरियों पर बैठे सिंधी और कहा कि नहीं दोगे आरक्षण तो तोड़ देंगे पटरी। मैंने आज दिन तक तो कभी सुना नहीं। सिंधी भारत की माइनॉरिटी कौम है, माइनॉरिटी 1-2% है। और विभाजन की मार सबसे बुरी किसी ने झेली तो सिंधियों ने। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब पाकिस्तान में सबसे अधिक पैसे वाले कोई लोग थे, तो वो कौन थे? कराची पूरा इनका था यार। कराची की दुकान दुकान सिंधियों की थी। कराची आज भी पाकिस्तान की वाणिज्यिक राजधानी है। आप ये मान लो अपना बॉम्बे पाकिस्तान का, ये सब कुछ सिंधियों के पास था। और अचानक एक दिन एक डेट पर आपको कहा गया कि जो कुछ पास में उसको लेके भागो, वरना मार दिए जाओगे। इसलिए सिंधी सारे के सारे वहां से भागे। हालात सिंधियों के ये थे कि एक परिवार में यदि 9 लोग थे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं मान लो, बच्चे समेत और सब मिला के, तो इंडिया जब पहुंचे थे तो 3 आदमी 1 महिला पहुंच पाए थे, बाकी सब बीच में काट दिए गए। या तो महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद गई थी, या महिलाओं ने कटार मार मार के सुसाइड कर लिए थे, या बीच में किसी के द्वारा पकड़ के अपने घर पे रख ली गई थी। सारे सिंधी यहां पर नहीं पहुंच पाए थे। और जब यहां पर आए थे तब उनके पास अपने उस थैले में 2 जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। सारे के सारे सिंधी पाकिस्तान से गरीब होकर यहां पर पहुंचे थे। पर जीवटता वाली कौम है। यहां आने के बाद उन्होंने मूंगफली की रेडियां लगाई,
यहाँ आने के बाद उन्होंने चप्पलें बेचनी शुरू की गांव गांव के अंदर जाके। यहाँ आने के बाद उन्होंने छोटे मोटे चाट के ठेले लगाए। आज गर्व के साथ कोई भी सिंधी कह सकता है कि एक भी सिंधी भारत में गरीब नहीं मिलेगा आपको, और सारे के सारे सिंधी शहरों में मिलेंगे, गांव के अंदर एक भी सिंधी नहीं मिलेगा। उसमें भी बड़ी बात, सिंधियों के पास कभी जमीन नहीं मिलेगी। कोई सिंधी नहीं कहेगा मेरे पास 10 मरबे हैं, सबके शहर में बैठे हैं। व्यापार वाली कौम है, व्यापार की तरफ ध्यान दिया, पूरे बिजनेस पर कब्जा है आपका। मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने कहा कि 4 टिकट एमएलए की नहीं दी ना तो बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने कहा कि हमारे 5 एमपी जीत गए और शहर में लगाया बोर्ड, सिंधी समाज के 5 एमपी जीतने पर हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि सिंधी जानते हैं कि सरकार हम ही चलाएंगे, तुम्हारे कोई कुकर मुत्ते जीत जीत के आए हमारे खिलाफ धोखाएंगे यहाँ पे आके, क्योंकि तुम वालों को पैसे हमसे लेने पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि जैनों ने कभी पटरियां तोड़ दी हो कि हमें आरक्षण दो। पर भारत का बिजनेस पे कब्जा कर रखा है यार, सबका सब उनके पास में। कभी उन्होंने मांग नहीं कि हमें इतनी टिकटें दे दो। सारी पार्टियों का अध्यक्ष जैन मिल जाएंगे, वो टिकटें वो बांटते हैं, उनको टिकटें चाहिए थोड़ी। अमित शाह बीजेपी को पूरी को डील करता है, जैन है, जैनों को क्यों टिकट चाहिए? जैन बैठे हैं आपके वैसे। शांति धारीवाल पूरे राजस्थान के स्वायत्त विकास शासन मंत्री बने बैठे हैं, पूरे राजस्थान के पट्टे वो बांटेंगे, उनको जमीनें क्यों चाहिए? गुलाब चंद कटारिया बीजेपी को पूरे को संभालते हैं, जैन है, खत्म बात। उन्होंने पूरी पार्टी कब्जे में कर रखी है, अपने बाकी सबको चाहिए आरक्षण। जिनके पास नहीं है उनको चाहिए, जिनके पास है उनको और चाहिए। जनरल वाले कहे ओबीसी में भेजो, ओबीसी वाले कहे एससी में भेजो, एससी वाले कहे एसटी में भेजो, एसटी के नीचे कोई खाड़ा है तो उधर भेजो। पर हमें कैसे न कैसे करके आरक्षण दे दो, क्योंकि यदि हमें आरक्षण मिल गया तो 5000 ग्राम सेवक लगा लेंगे हम हमारे। कितने ग्राम सेवक लग जाएंगे? 5000 ग्राम सेवक लगने तो फायदा मिलेगा आरक्षण का। नहीं साहब, आरक्षण का फायदा मिलेगा। पारसी दूसरे देश से आई हुई एक कौम, ईरान से आए थे। कई साल पहले जब ईरान के अंदर शासन चेंज हुआ, इस्लामिक सत्ता वहां पर आई, तो पारसी वहां से भाग छूटे। सूर्य की पूजा करने वाले लोग थे, सीधे सीधे व्यापार करने वाली कौम थी। कहा गया धर्म परिवर्तन कीजिए, इन्होंने कहा भाई धर्म परिवर्तन तो होगा ही। जिनको करवा लिया गया वो वहां पे रह गए, कुछ वहां से भाग गए, कुछ मरमुरा गए। एक जहाज में बैठ के कुछ पारसी गुजरात के तट पे पहुंचे, और गुजरात के तट पे आगे गुजरात के राजा के पास मैसेज भेजा कि प्लीज अंदर आने दे, वापस जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, लुगाई टाबर हैं साथ में, अंदर आने दो। गुजरात के राजा को लगा ना हमारे मान खा वैसे ही खूब, दिन दुना रात चौगुनी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नए लोगों को क्यों बुलाएं, क्यों शरणार्थियों को अंदर आने दें अपने। और गुजरात के राजा ने उनको दूध का भरा हुआ गिलास भेजा। दूध के भरे हुए गिलास का मतलब था गिलास में जगह नहीं है, हमारे राज्य में तुम्हारे लिए कोई भी जगह है। पारसियों का जो कमांडर था, पारसियों का जो सरदार था, उसने दूध के गिलास में वापस चीनी डाल के भेजी। जिस प्रकार चीनी दूध के गिलास में आती है पर उसका घनत्व नहीं बढ़ाती, उसकी मिठास बढ़ा देती है। हम तुम्हारे समाज में आगे जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारे समाज को भला कर देंगे। राजा को उत्तर बड़ा पसंद है, राजा ने कहा आ जाओ यार, तुम तो आओ कम से कम। वो गुजरात के अंदर आके बस गए पारसी। पारसी यहां पर आगे बस गए, करें क्या? तो कोई छोटा मोटा काम जो मिला वो करना शुरू किया। किसी ने टायर बनाने शुरू किए, इसलिए पारसियों में जाता टायर वाला। किसी ने दारू बेचनी शुरू की, इसलिए जाती है उनमें दारू वाला। किसी ने स्क्रू बेचने शुरू किए, इसलिए उनमें जाती है स्क्रू वाला। बाटली वाला, मिस्त्री, इंजीनियर, बैंकर, टाटा, बाटा, जो आई वो जातियां बनाई बेचारों ने अपने, और यहां पर बस गए आके। भारत में सबसे अधिक एजुकेटेड कोई कौम है तो वो कौन है? बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि 1971 की भारत को वॉर जिताने वाला भारत का थल सेनाध्यक्ष सेम मानेकशॉ पारसी थे। भारत के 2 महानतम वैज्ञानिकों में से विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा दोनों पारसी थे। बॉम्बे के कभी पुलिस महानिदेशक रहे मिस्टर जैकब पारसी हुआ करते थे, और पारसियों ने भारत में अमूल्य योगदान दिए हैं अपने। हालात ये है पारसियों की, इतनी एजुकेटेड कौम है, इतनी पैसे, टाटा पारसी है, साइरस मिस्त्री पारसी है, ये सारे के सारे पारसी हैं। इतने ज्यादा मतलब एजुकेटेड हो गए कि पारसी एकमात्र धर्म है भारत का जिसकी जनसंख्या कम होती जा रही है। टाबर पैदा करने बंद कर दिए। अपने करो रे मस्ती, अपने पे जिंदगी जियो, क्या टाबर पाल पाल के रखने हैं अपने। इसलिए बाकी सब लोगों को भारत की सरकार कहती है कि जनसंख्या कम, एकमात्र धर्म है पारसी जिनको भारत की सरकार कहती है कि तुम बच्चे पैदा करो। इसलिए पारसियों के बच्चा पैदा करने पर सरकार उनको रुपए देती है, सरकार योजना चलाती है जियो पारसी, कि पारसियों जियो। एकमात्र धर्म है जिसकी जनसंख्या भारत में क्या होती जा रही है? कम। पर मैंने कभी नहीं सुना कि पारसियों ने कभी चक्का जाम किया हो कि हमें आरक्षण दिया जाए। आरक्षण की बैसाखियों से पास नहीं होने,
जिस दिन शिक्षा प्राप्त करेगा जो समाज, उसको इन चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम जितने समाज के लोग आरक्षण मांगते हैं उनका आप रेशियो उठा के देखिए कि उनके घरों में कितने लोगों ने एमए कर रखी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आईएएस का किसी दिन रिजल्ट आए ना, उस रिजल्ट में लोगों के सरनेम चेक किया करो। मल्होत्रा, सक्सेना, श्रीवास्तव, बंसल, जिंदल, ये नाम देखा करो, आप सारे के सारे मिलेंगे। क्योंकि किसी मल्होत्रा सक्सेना के घर में घुसोगे ना, तो उसके घर में यदि 4 सदस्य हैं तो 3 पीएचडी हैं। अपने गर्व के साथ कहते हैं कि घर में पहला है जिसने बीए की है। इससे पहले हमारे तो परिवार में किसी ने बीए भी, गांव के अंदर भी अपने ही है भाई साहब जिन्होंने एमए कर ली थी, बाकी तो पूरे गांव में कोई एमए तो नहीं करेगा। फिर कहें कि साहब हमें नौकरियां नहीं मिलती, नौकरियां पढ़ाई से मिलती है। तो कर्नल साहब का बयान मुझे बेहद सटीक, बेहद सही लगा था कि अब जितने आंदोलन कर लिए वो कर लिए, अब हमारा पूरा फोकस किसकी तरफ रहेगा? शिक्षा। और हम जो शादियों में खर्चा करते हैं, दहेज में करते हैं, वो नहीं करेंगे। अब जो मृत्यु भोज में खर्चा करते हैं वो नहीं करेंगे। इसकी बनिस्बत हम बच्चों को पढ़ाने के अंदर ये रुपए लगाएंगे। भाई अपने एक बड़ा सा लॉजिक ये दिया जाता है, भाई बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं? तो अपने फटाफट कहते हैं कि साहब खर्चा कितना है। अपने कोई बच्चा भी कई बार मेरे को कहता है कि सर अब घर वालों की पार नहीं पड़ रही, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, जितनी कोचिंग करानी थी करा दी। क्यों क्यों पार नहीं पड़ रही? या कोई बच्चा कहता है सर थोड़े दिन फीस में और छूट दो, 2 महीने बाद फीस जमा करवाऊंगा। क्यों? अभी अभी हमारे घर पे खर्चा हुआ था। किस बात का? सर भात भर के आए थे। क्या भर के आए थे? मायरा भात। बुआ जी के ब्याह था, बुआ जी के ब्याह था तो अपने टोला गया पूरा। बुआ जी के बात भर के आया। बुआ जी ने कहा ओ ले ओ ले ओ ले। बुआ जी एक एक चीज मंगाती है क्या क्या क्या, तो बुआ जी ने मंगाया, आपने देख के तो रुपए तो बुआ जी के लगा दिए, इधर नहीं है। सक्सेना मल्होत्राओं के बात तो नहीं भरे जाते, उनके बात और मायरे नाम की चीज नहीं होती, तो उनके बाद में पैसे अपने पढ़ाई पे लगा लेते हैं। आपको तय करने पड़ेंगे कि आपके मानक क्या है, आपको अपने स्टैंडर्ड तय करने पड़ेंगे कि आपको किधर जाना किधर नहीं जाना। या तो 72 सूचक भर लो। सूचक जानते हो? हाँ, तो सूचक नहीं जानते, क्या बात करते हो? जैसे कैसे बताऊं यार, अपनी बहन है, उसके बच्चा हो गया, तो भी उनके सारे घर वालों के कपड़े लेके जाओ, सासू के ससुरे के ननदों के, है ना सब। और उसमें ननदे नखरे और करते ना, चौको को ले जाओ, तो उनके लिए चौके चौके और लेके जाने पड़ते हैं। तो वो क्या हो जाए? आपका सूचक। और बच्चों की शादियां हो जाए, तब क्या हो जाए? बात हो जाए। तो आपको या तो पैसे दहेज, सूचक और बात में देने, या आपको पैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगाने। आई बात समझ में? तो ये यूं आरक्षणों से बैसाखियां पास, इससे तो कितने ग्राम सेवक लगेंगे? 5000। कितने लगेंगे? आजकल मेरे पास इतने फोन आते हैं डेली, ग्राम सेवक की कोचिंग बताओ क्या हुआ, हमारे वाले ने पेपर पास कर लिया। मैं मन ही मन तो 2.25 लाख पास किए इन्होंने, लगने 5000 है। तो ठीक है, लॉलीपॉप पकड़ाने में सरकार आगे रहती है। सरकारें हमेशा जनता का ध्यान डाइवर्ट करती है। थोड़े दिन पहले रीट में किए थे, उस पेपर की मेरिट 140 जाएगी। हाँ, ये आजकल तो इन लोगों ने, और ये इतने इतने ज्यादा पास करने इसीलिए शुरू किए हैं ताकि मेरिट की तरफ ध्यान नहीं जाए। कि भाई यदि आप 2.25 लाख पास नहीं करोगे तो मेरिट ऊपर जाएगी ना। अभी बच्चे कह रहे हैं 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। मैं कहता हूं कि होना यह चाहिए कि मेंस में कितने पास किए जाते हैं, कि प्री जितने, वो जो प्री जितनी सीटें होती है उसका 15 गुना पास कर लो। स्क्रीनिंग में कितने गुना का पास कर लो? 15। तो 5000 सीटें थी तो 15 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे लगभग? 75,000। 75,000 कर लो। इन्होंने के 1,75,000, मतलब डबल से भी ज्यादा। अब यदि ये केवल 75,000 पास करते तो ये मेरिट जाती कम से कम 70-75 नंबर। उन बच्चों के सिलेक्शन होते जिन बच्चों के नंबर कितने आए थे? 75। और जैसे मेरिट ऊपर जाती तो बच्चे शोर मचाते कि पेपर आउट है। क्या है पेपर? इस पेपर की मेरिट इतनी कैसे जा सकती है? एक पेपर जो इतना टफ लेवल का था, एक पेपर जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हो, है ना, मैथ्स भी आए, रीजनिंग भी आए, हिंदी भी आए, इंग्लिश भी आए, जीके भी आए, जीके में भी सब कुछ आए, उन पेपर की मेरिट कभी भी ऊपर नहीं जाती। जैसे अपने आरएस वाला पेपर है, क्या 40% जा रही है? 200 में से 84 नंबर, मतलब 42% मेरिट गई। 50% भी मेरिट आसपास उसके पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि इतने ज्यादा सब्जेक्ट है, किसी भी आदमी को सारे सब्जेक्ट आ ही नहीं सकते। यदि मेरी हिस्ट्री अच्छी है तो मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो आपको साइंस नहीं आती, आपको साइंस आती है तो आपको इकोनॉमी नहीं आती। तो किसी ना किसी बंदे का कोई ना कोई पोर्शन वीक है, तो जो पोर्शन अच्छे उनमें नंबर आएंगे तो आधे से कम ही नंबर आएंगे।
तो यदि इतने कम पास किए जाते तो मेरिट ऊपर जाती, मेरिट ऊपर जाती लोग हल्ला मचाते, लोग कहते कि पेपर आउट है, पेपर आउट है। सरकार पे अंगुलियां उठती, सरकार चाहती नहीं उसकी तरफ कोई अंगुली उठाए, इसलिए पास ज्यादा कर दो। आप सारे शांत हो। 2.25 लाख परिवार राजी। अब केवल 2.25 लाख परिवार राजी नहीं है, अब मान लो कोई रह गया, मान लो अब भी कोई रह गया, भाई रहे ना अभी भी, तो जिसके 50 नहीं वो रह गया, अब वो कोई कहे कि मेरा तो हुआ ही नहीं, ये पेपर आउट था, गए पढ़ता नहीं है, हमारे तो हुए हैं। अरे तुम्हारे नहीं होने थे, ज्यादा पास कर दिए। तो कल किसी ने कोई मीम बना रखा था, उस मीम के नीचे एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट कर रखा था, उसने लिख रखा कि मेरे भाई, किसी ने बना रखा था कि अब भी कोई रह गया क्या, तो नीचे एक बच्चे ने लिखा कि हाँ मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने 3 बार रोल नंबर देखे पर उसको रोल नंबर नहीं मिले, फिर उसको याद आया कि उसने पेपर ही नहीं दिया था। पर उसे लग रहा था कि जिस संख्या में पास किए गए बिना पेपर दिए 2-4 के तो हो ही जाएंगे, इतनों को लिया तो बिना पेपर दिए ले लो वालो यार। तो वैसा चीजें बहुत अलग चीजें हैं, अपने इनको सोचते बहुत ही निकटतम लेवल पर जाके हैं कि वैसे ही सोचने लग जाते हैं। और मेरिट ऊपर चली गई, मेरिट नीचे चली गई, इनको आरक्षण इतना मिल गया और उनको आरक्षण इतना मिल गया। ये छोटी छोटी खुशियां हैं, वरना इनसे सीखे जाने चाहिए। मुझे लगता है यूं भगवान पारसी बनाता है यार, तो मैं कितना इंटेलिजेंट होता और होता, वैज्ञानिक वैज्ञानिक बनता कोई जाके, है कि उनके परिवारों में कितने इंटेलिजेंट लोग होते। मुझे अब भी कभी कोई धर्म परिवर्तन करना पड़ा तो मैं क्या बनूंगा, पारसी बनूंगा, ताकि सरकार मेरे लिए योजना चलाएगी, जियो। क्या लिखा है? लिखो लिखो हिंडोली सम्मेलन, इसी में लिखना। पांच अक्टूबर 1936 ईस्वी। हिंडोली सम्मेलन कब हुआ? 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी। वहां पे हिंडोली में एक जगह पड़ती है हुडेश्वर। स्वर लगते पीछे किसका मंदिर हो गया? हुडेश्वर मंदिर है। इस हुडेश्वर मंदिर, हिंडोली जगह का नाम है बूंदी में, इस हुडेश्वर मंदिर में मीटिंग हुई। 500 किसान इकट्ठे हुए। कितने किसान इकट्ठे हुए? गुर्जर किसान थे ज्यादातर, पर मीणा किसान भी थे इसके अंदर। तो कौन से मंदिर में मीटिंग की गई? हुडेश्वर। कहां पे? लिखो, हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट हुडेश्वर टेम्पल। हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट हुडेश्वर टेम्पल। हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट हुडेश्वर टेम्पल, जिसमें 500 गुर्जर तथा मीणा किसान शामिल हुए। इन विच 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स पार्टिसिपेटेड। जिसमें 500 गुर्जर तथा मीणा किसान शामिल हुए। इन विच 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स पार्टिसिपेटेड। नेता लिख लो, बूंदी किसान आंदोलन के नेता। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। पर्चियां और भेजोगे यार। सर KGF 2 देख ली क्या? कहाँ रहे? मजदूरी करने से पोसा नहीं मिले, कब देख के आए? सुबह 7 बजे आते हैं, शाम को 9 बजे जाऊंगा। अब कब जाए? 9 बजे बाद में सोऊं नहीं, मैं मर जाऊं। संडे को देखेंगे। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और
बहुमत लाल सुना। कौन कौन नेता बताओ देख। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह। ये नैनूराम शर्मा थे ने राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? लिख लो कोष्टक में, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, ताकि वो बात याद रहेगी कि भाई राजस्थान सेवा संघ बंद हुआ तो आंदोलन भी क्या हो गया? बंद। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। लिखो अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन, अलवर पीजेंट मूवमेंट। ये भी खालसा में हुआ भाई। अलवर के खालसा क्षेत्र में दो जगह, एक जगह नाम बानसूर, क्या नाम? एक जगह नाम थानागाजी। कौन कौन सी दो जगह बताओ देखे? बानसूर और थानागाजी। यहां के राजपूत किसानों ने आंदोलन किया। लिखो एक लाइन लिखो, फिर मैं बताता हूं। खालसा क्षेत्र के राजपूत किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया। खालसा क्षेत्र कोष्टक में लिखना बानसूर और थानागाजी। खालसा क्षेत्र के राजपूत किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया। राजपूत फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन खालसा रीजन। कोष्टक में लिख लेना बानसूर थानागाजी। खालसा क्षेत्र के राजपूत किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया। राजपूत फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन खालसा रीजन। तो बिजोलिया बेगू में कौन सी जाति किसान थे? धाकड़। बूंदी वाले ज्यादातर किसान कौन थे? गुर्जर। और अलवर वाले में ज्यादातर किसान कौन थे? राजपूत। लिख लिया? खालसा क्षेत्र के कौन से किसानों द्वारा? बानसूर और थानागाजी क्षेत्र के राजपूत किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। लिखो कारण। अब बाकी वाले समझ गए ना? बाकी वाले सब जगह लिख लेना अनेक प्रकार के कारण। मैं जो मुख्य मुख्य बड़ी बड़ी समस्याएं वो लिखवाता हूं। यहां पर एक बड़ी जोरदार चीज, 1924 में भूमि बंदोबस्त करवाए गए। तो इसमें क्या करवाया? अलवर के अंदर बंदोबस्त, समझते हो? राजा बंदोबस्त करवा रहे, नाप रहे थे जमीन को, नाप नाप के टैक्स बताने किसके कितने टैक्स है। और 1924 में भूमि बंदोबस्त करवाने के बाद में राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए। कितने कर बढ़ा दिए? तो अचानक ही कितना कर बढ़ा दिया गया? 40। मतलब आप ये समझ लो कि पहले आपसे 100 रुपए ले रहे थे, अब 140, 1.5 गुना हो गया ना यार, सीधा सीधा बढ़ गया। अच्छा क्या कारण था? हुआ यह था कि राजपूत और ब्राह्मण किसानों से अपने राजस्थान में कम कर लिया करते थे। बाकी लोगों की तुलना में राजपूत और ब्राह्मण किसान टैक्स कम दिया करते। क्या कारण है? तो ब्राह्मण तो खेती करते भी नहीं थे, वो थोड़ी बहुत कोई यदि ब्राह्मण खेती करता तो ब्राह्मणों को वैसे भी धार्मिक स्थिति के अनुसार टैक्स में छूट मिलती थी। और आज भी गांव में कहीं ना कहीं आप भावना मिलेगी आपको कि ब्राह्मण के पैसे हैं, कोई आदमी खाता नहीं है। कोई खा जाए तो गांव में कहते हैं ब्राह्मण का खा गयो, है ना। और बहुत बुरा मानता है, पाप लगेगा ना, कीड़ा पड़सीन ब्राह्मण के खा गए थे ये तो, उस प्रकार की बातें आज भी की जाती है। तो ब्राह्मणों से पहले भी टैक्स क्या लिया जाता था? कम। पहली बात वो खेती नहीं करते, कोई खेती करता है खाता तो उसे टैक्स कम था। राजपूतों से कम कर लेने का कारण यह था कि राजपूत सारे फौज में थे, सैनिक सेवा देते। क्या दिया करते? आप यूं मान लीजिए ये आज की कैंटीन व्यवस्था है। फौजियों को कैंटीन में सामान सस्ता मिलता है ना, क्यों? क्यों मिले उनको सामान सस्ता? तो कहा गया भाई फौजी जितना काम करता है उतनी तनख्वाह नहीं मिलती उसको। 24 घंटे की ड्यूटी उसकी। तो कभी आप कहीं बॉर्डर पे भेज दिया आपने, जान माल का खतरा, उसको हमेशा ऐसी जगह पे आपने नौकरियां दे रखी है और उसको तनख्वाह उतनी मिलती है, उससे भी कम मिलती है जितने कि मार्ट साहब को 6 घंटे स्कूल जाने पे मिलती है। तो फौजी ने कहा यार मैं काम ऐसा करता हूं जिसमें मेरी जान भी जा सकती है और मेरे को रुपए ज्यादा नहीं मिलते, तो मेरे घर का खर्चा ही नहीं चलता इससे। तो फौजी को कहा गया कि तेरे को हम सामान थोड़ा क्या दे देंगे? सस्ता। कैंटीन का सामान तेरे को सस्ता मिल जाएगा। तो बोले रुपए कम मिले, लेकिन जब सामान सस्ता होगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो इस रुपए में तेरे क्या हो जाएगी? बचत। यही तो सिस्टम है। तो फौज को ये कैंटीन, बाकियों को नहीं दे रखा। मार्ट साहब को तो कैंटीन में सामान सस्ता नहीं मिलता। ये का ये राजपूतों के लिए था कि चूंकि ये सैनिक सेवा देते हैं इसलिए इनको टैक्स में क्या दीजिए? थोड़ी छूट। अलवर में राजा थे जय सिंह। अलवर में राजा जय सिंह ने कहा कि समानता, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं, कोई कुछ भी करता हो लेकिन सब पे टैक्स क्या लगेंगे? बराबर। और राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर अचानक कितने कर बढ़ा दिए गए? 40। ब्राह्मण तो किसान कम थे, ज्यादातर किसान राजपूत थे, इसलिए इन्होंने आंदोलन कर दिया। आई बात समझ में? तो लिखो 1924 ईस्वी में, इन 1924 एडी, 1924 ईस्वी में, इन 1924 एडी, राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए गए थे। 40% taxes were raised on Rajput and Brahman farmers. राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए गए थे।
40% taxes were raised on Rajput and Brahman farmers. राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए गए थे. 40% taxes were raised on Rajput and Brahman farmers. 2 नंबर लिखो. एक बड़ा जोरदार कारण यह था कि राजा जयसिंह को जंगली सुअर पालने का शौक था. क्या पालने का शौक था? मैंने कभी और पहले भी आपको बताया होगा कि राजस्थान में सबसे अच्छा शिकार यदि किसी पशु का माना जाता था, किसका था? जंगली सुअर का शिकार अपने बहुत ही अच्छा शिकार माना जाता था. और अपने यूं मानते हैं जंगली सुअर का शिकार एक आदमी तो कर ही नहीं सकता. जंगली सुअर का शिकार करने के लिए 15-20 राजकुमार इकट्ठे होकर जाते हैं, 15-20 बंदे इकट्ठे होकर जाते हैं. और उसमें जब तक बंदूकें नहीं आई थी तब तक तो जंगली सुअर इतना खतरनाक था कि भालों से करना पड़ता. और यदि आप पास में जाओ घोड़ा लेके तो जंगली सुअर इतना ताकतवर होता है कि उसका दांत होता आगे, वो दांत लगा के घोड़े को छाल दे ऊपर से. इतनी ताकत हुआ करती जंगली सुअर में. बात बंदूक के आगे तो ठीक था भाई, दूर से आपने गोली मार दी तो भी कहते हैं एक गोली में तो जंगली सुअर मरे नहीं, भाग जाया करता था और ठीक हो जाता वापस जंगली सुअर. उसके घाव और नहीं होते, इतनी मोटी चमड़ी होती है उसकी. तो यहाँ पे राजा जयसिंह ने कई जंगली सुअरों के बाड़े बना रखे अपने. उन बाड़ों में जंगली सुअर रखे, कोई बात नहीं, राजा की मर्जी, बाड़े में रखे तो रखे, खाए तो खाए, मारे तो मारे. पर लेकिन रात को उन बाड़ों में से उन जंगली सुअरों को छोड़ दिया जाएगा चरने के लिए. और अब जंगली सुअर खेतों में घुस जाते हैं. जंगली सुअर के साथ एक जोरदार और चीज है, आपके खेत में यदि हिरण घुस गए, कितने भी हिरण घुस गए तो भी खेत का पूरा नुकसान कभी नहीं होगा. यूं डांखले डांखले मारेंगे वो, बीच बीच में से यहां से खा गए, यहां से खा गए, यहां से खा गए, वैसे निकलेंगे खेत से. यदि जंगली सुअर आपके खेत में घुस गए, रात रात आपके खेत में रह गए, सुबह कुछ नहीं मिले, पूरा खेत साफ करते हैं. मतलब आपको यूं लगेगा कि बिजाई नहीं की थी यहां, ऐसा कर जाते हैं जंगली सुअर खेत. अब किसान बेचारा, उसको भाई हिरण घुस गया खेत में तो लठ लेके बाहर भागे, हिरण भाग गया, मनुष्य को देखते ही भाग जाता है. हिरण रोज कुछ भी कोई घुस गया, जंगली सुअर मनुष्य तो डरे ही नहीं. और पास में जाओ और वो यदि पीछे भाग लिया तो आपको भागने के बाद में जगह भी नहीं मिलेगी. इसलिए किसानों ने कहा कि हमें बंदूक दो, बंदूक के लाइसेंस दिए जाएं, हमारे पास बंदूक के लाइसेंस होने चाहिए ताकि जंगली सुअर हमारे खेत में घुसे तो हम गोली मार सके. राजा ने कहा भाई बंदूक के लाइसेंस आपको नहीं दिए जा सकते. तो कहा तुम्हारे जंगली सुअरों को बाड़े में बंद रखो, या तो सुअर बाड़े में बंद रहेंगे, हमारे खेत में घुसेंगे तो हम मारेंगे, मारेंगे तो उसके लिए हमें क्या दिया जाए? लाइसेंस. इस बात को लेकर भी तनातनी चल रही थी. लिखो, जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोअर. जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोअर, जंगली सुअरों की समस्या. लिखो नेता, लिखो नेता कौन कौन थे आंदोलन के नेता. कौन कौन है बताओ देखे. गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और माधव सिंह. वापस बोलो नाम. गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और माधव. एक उन दिनों एक पार्टी हुआ करती, इस पार्टी का नाम था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा. पार्टी का नाम क्या था? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा. इनकी दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी, दिल्ली में मीटिंग हो रही थी. तो गए गंगा सिंह, गोविंद सिंह गए और इन्होंने जाके उस महासभा वालों को कहा हम क्षत्रिय नहीं है क्या? हो यार तुम पक्के क्षत्रिय हो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो क्या यार हम अलवर के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, हम दुख पा रहे हैं, तुम हमारा साथ तो नहीं देते? तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ है, तुम तो क्या करो आंदोलन. तो इन किसानों को कौन सी एक संगठन ने अपना समर्थन दे दिया? देख लो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किसानों को अपना समर्थन दिया. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सपोर्टेड दिस मूवमेंट. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सपोर्टेड दिस मूवमेंट. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस आंदोलन को क्या दिया अपना? तो किसानों ने वहां पर एक पर्चा प्रकाशित किया, उस पर्चे का नाम था पुकार. क्या नाम था? कि किसान इसके अंदर क्या लगा रहे हैं, तो लिख लो. किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया. फार्मर्स पब्लिश्ड पेम्पलेट नेम्ड पुकार.
किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। फार्मर्स पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड पुकार। कौन सा पर्चा प्रकाशित किया? पुकार। तो फिर अलवर के राजा ने कहा मैं आ रहा हूं। पुकार रहे हो? रुको, लिखो निमुचना हत्याकांड। निमुचना में से कर, वहीं गांव पड़ता था इस खालसा में एक निमुचना। निमुचना में से कर। 14 मई 1925। चौदह मई 1900। एक पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम था छाजू सिंह। क्या नाम था? लिखो। पुलिस अधिकारी छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। पुलिस ऑफिसर छाजू सिंह ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। पुलिस अधिकारी छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। पुलिस ऑफिसर छाजू सिंह ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी तथा इसमें 156 किसान शहीद हुए। छाजू सिंह ने कहा क्या यार दो दो शहीद कर रहे हो, छा जाऊंगा मैं आऊंगा तो। तथा इसमें 156 किसान शहीद हुए एंड 156 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 156 किसान शहीद हुए एंड 156 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। कितने किसान शहीद हुए? गांधी जी एक न्यूज़पेपर निकालते थे, यंग इंडिया। कौन सा न्यूज़पेपर था? इसमें गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखा था कि ये डबल डायरिज्म है। ये क्या है? ऐसा लगता है कि यहाँ पे डायर 2 बार आके गया हो। कि जलियांवाला में तो जैसे डायर 1 बार आया हो, यहाँ पे तो लगता है डायर ने कितनी बार फायरिंग कर दी हो। ये दोहरी डायर सही है। लिखो, गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर सही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर सही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर सही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया। एक दिल्ली से न्यूज़पेपर निकलता था रियासत। कौन सा निकलता? उसने निमोचना हत्याकांड की तुलना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। लिखो, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने निमोचना हत्याकांड की तुलना, कंपेयर्ड निमोचना मैसेकर, निमोचना हत्याकांड की तुलना, कंपेयर्ड निमोचना मैसेकर, निमोचना हत्याकांड की तुलना, कंपेयर्ड निमोचना मैसेकर, निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तो जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड निमोचना मैसेकर टू जलियांवाला बाग मैसेकर। एक अपने राजस्थान में अखबार निकलता था, तरुण राजस्थान। कौन से निकलता? उसने इस खबर को बहुत ढंग से छापा था। वीकली न्यूज़पेपर था। उसने इस घटना को पूरी फोटो वोटो लगा के वैसे छापा था। घटना कब की है? 14 मई। इन्होंने 31 मई को जो इनका अंक आया था उसके अंदर ये छापा था पूरा। लिखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने, तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस इंसिडेंट या पब्लिश दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर। इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर। इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर। कोष्टक में लिख लो 31 मई 1925। वह कौन से दिन ऐसा किया गया था? कब किया गया था? 31 मई 1900। हालांकि बाद में राजा इनके जो शहीद हुए थे इनके घर पे चला जाता है, समझौता कर लेता है, किसानों की मांगे मान ली जाती है और जो जो शहीद हुए थे उनको मुआवजा दे दिया था। क्या दे दिया था? मुआवजा दे दिया। तो लोगों का रोष धीरे धीरे क्या हो गया? फिर शांत हो गया। अगला लिखो, मेऊ किसान आंदोलन।
मेव पीजेंट मूवमेंट। ये भी अलवर के खालसा वाला जो इलाका था, उसी अलवर के खालसा वाले इलाके में मेवात क्षेत्र में आंदोलन हुआ। कौन से में आंदोलन हुआ? जैसे वो बानसूर थानागाजी मेवा, ये कौन से इलाके में हुआ? जहां पे मेव ज्यादा रहते हैं वो इलाका कौन सा हो गया? मेवात। जैसे कुछ इलाकों के नाम मैं बताऊं, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, भगवान ही भगवान के नाम है। तिजारा, तिजारा में पढ़ते हैं, दंगे हो गए थे, राजा जय सिंह को तिजारा दंगों के बाद हटा दिया गया था। तो कौन कौन से इलाके बताओ देखे? रामगढ़, लक्ष्मणगढ़। ये मेव बाहुल्य क्षेत्र थे, मेव जाति के लोग ज्यादा रहते, जहां मेव ज्यादा रहते वो क्या हो गया आपका? क्या हो गया? मेवात। तो अलवर का खालसा क्षेत्र के मेवात क्षेत्र में मेवों के द्वारा आंदोलन चलाया गया। तो इलाके का नाम ही क्या इसका? लिखो, अलवर के खालसा क्षेत्र में, अलवर के खालसा क्षेत्र में, क्षेत्र के कोष्टक में 3-4 जगह के नाम लिखना। इन खालसा रीजन ऑफ अलवर, खालसा रीजन के कोष्टक में लिखो। रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा। तिजारा तो पहले से याद ही आपको थोड़ा नाम, 3 याद करने, राम लक्ष्मण किशन। क्या लिखा है? अलवर के खालसा क्षेत्र, मेव किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। मेव फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट। मेव किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। मेव फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट। कारण लिखो, क्या कारण थे? अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। और किसानों के कारण क्या हो सकता है? क्या टैक्स कम होगा तो किसान कभी आंदोलन करेंगे? नहीं करेंगे भाई, टैक्स ज्यादा होगा तभी करेंगे। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर, जंगली सुअरों की समस्या। यहां 2-3 चीजें और जुड़ गई थी। ये मेव मुस्लिम कम्युनिटी थी, इनका ऐसा मानना था कि भाई मुसलमानों को अलवर में सरकारी नौकरियां उतनी नहीं है जितनी दूसरे लोगों के पास है, इसलिए मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। तो एक तीसरा लिखो, मुसलमानों को अधिक सरकारी नौकरियां दी जानी चाहिए। कारण में लिखो, मुसलमानों को अधिक सरकारी नौकरियां दी जानी चाहिए। मोर गवर्नमेंट सर्विसेज शुड बी एलोकेटेड टू मुस्लिम्स। मोर गवर्नमेंट सर्विसेज शुड बी एलोकेटेड टू मुस्लिम्स। मुसलमानों को अधिक सरकारी नौकरियां दी जानी चाहिए। आपको याद हो तो अलवर के राजा जय सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। तो अब मांग थी कि उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसको बढ़ावा दो? देखो, उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड। उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड। एक और लिखो, मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण, भाई मस्जिदों पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम ध्यान रखेंगे। मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। मतलब 2-3 मांगे धार्मिक हो गई। कैसी मांगे हो गई? थोड़ी धार्मिक टाइप की मांगे हो गई। नेता लिखो, 2-3 कारण धार्मिक हो गए। यासीन खां, सैयद भीख नारंग, और मोहम्मद अली। कौन कौन है बताओ देखिए?
यासीन खां, सैयद भीख नारंग और मोहम्मद। जैसे हमने पढ़ा कि वो जो राजपूतों वाला आंदोलन, उसको समर्थन किसने दे दिया? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। इसको भी कई संगठनों ने समर्थन दिया। लिखो, इस आंदोलन को कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। सम ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड दिस मूवमेंट। इस आंदोलन को कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। सम ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड दिस मूवमेंट। नाम लिखो संगठनों के। लिखो, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, जमीयत तबलीगुल इस्लाम। अरे अभी याद हो जाएंगे आपके। आप लिखो, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। सिंपल सिंपल नाम है यार। अभी देखो, 2 मिनट तोते की तरह बोलोगे आप सब। आपके नाम देखते डर जाते हो। अमीर खुसरो किताबों के नाम बताओ। मिफ्ताउल फुतूर, खजाइन उल फुतूर। अमीर खुसरो की किताब, वो सॉरी है उसकी, हसन निजामी की ताजुल मासिर। बदायूनी की, बदायूनी नहीं बताई क्या? मुंतखब होती तवारीख नहीं बताई थी? बताई थी ना, मुंतखब होते अमीर खुसरो वाली। मिफ्ताउल फुतूर, खजाइनुल फुतूर। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसे। नाम याद है ना? देखो कितने दिन बाद में याद पड़े। तो फारसी शब्द जल्दी याद होते हैं हमेशा, अरबी फारसी। बोलो, देखिए पहले वाला बोलो। अंजुमने, सुनो देखो, खादिम का मतलब होता है सेवक। लिखना नहीं है, सुनना केवल। खादिम का मतलब क्या होता है? देखो, मैं सेवा, सेवा होता है सेवा। सब सेवा की उर्दू होती है खिदमत। तो आप हिंदी में भी बोलते हो कि उसकी खिदमत करते हैं। खिदमत करना, खिदमत करना मतलब क्या हो गया? सेवा। सेवा करने वाला हो गया सेवक, तो खिदमत करने वाला हो गया खादिम। खिदमत करने वाला क्या हो गया? अंजुमन का मतलब होता है सभा। अंजुमन का मतलब क्या होता है? तेरी अंजुमन से उठकर हम चले गए। ऐसे गाने हैं ना बॉलीवुड में, ये समझ आया तुम्हारे फटाफट। तो अंजुमन का मतलब क्या हो गया? सभा। अब हो गया ना इस्लाम का सेवा करने वालों की सभा। हिंदी में होता है, इसका नाम होता है इस्लाम सेवक समाज। हिंदी में होता था, इसका नाम क्या था? इस्लाम सेवक समाज। तो ये फारसी में या उर्दू में तो इसका नाम क्या हो गया? अंजुमन खादिमुल इस्लाम। अंजुमन का मतलब सभा, और खादिम का मतलब इस्लाम का मतलब इस्लाम है। इस्लाम की सेवा करने वालों की सभा, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, एक बार और बोल। जमीयत, जमीयत का मतलब भी सभा। जमीयत का मतलब क्या होता है? तबलीग का मतलब होता है प्रचार। तबलीग का मतलब क्या होता है? इस्लाम का प्रचार करने वालों की सभा। जमीयत तबलीगुल इस्लाम। बोलो देखे। अरे ये तो आपने कोरोना में खूब अखबारों में पढ़ा, तबलीगी जमात। वो यही है, यही संगठन है वो तबलीगी जमात, जो आपके कोरोना में फेमस रहा था संगठन। उस संगठन का पूरा नाम क्या है? जमीयत तबलीग। हुआ क्या था देखो, मैंने आपको बीच बीच में कई बातें बताई थी कि अलवर का राजा जय सिंह थोड़ा प्रो हिंदू टाइप का राजा हो गया था, और उसने उन लोगों को जो हिंदुओं से मुसलमान बने या हिंदुओं से ईसाई बने, उनको वापस क्या बनाना शुरू कर दिया था। बताई थी ना मैंने बात? शायद मैंने बताई थी कि अलवर के किले के बाहर में एक पंडित जी बैठे रहते, गंगाजल, जनेऊ और तुलसी के पत्ते। कोई उनके पास जाए कि साहब गया कि साहब मैं पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया, आप वापस बैठ, ये मुंह में तुलसी ले, तो तुलसी के पत्ते लिए, अब बोल ओम भूर भुवस्व, और ये जनेऊ बांध, और गंगा जल के मारे छिंटे की जा हिंदू है। तो ऐसे लोगों को क्या बनाना शुरू कर दिया था? हिंदू। तो इन मेवात वाले इलाके में ज्यादा बनाए गए थे, क्योंकि मेवात वाले जो मेव थे, ये 4-5 पीढ़ी पहले हिंदू थे। इनको मुसलमान बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो ज्यादा पीढ़ियां नहीं बीतती ना, तब तक आपकी कल्चर में चेंज नहीं आता। ये तो क्या लंबा टाइम जब बीत जाता है तो आपकी कल्चर में क्या आ जाता है? जैसे मैं कहूं कि भाई मैं आज ईसाई बन जाऊं, या मैं आज पारसी बन जाऊं, या मैं आज मुसलमान बन जाऊं, तो मेरे में ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज आ सकते हैं? कि ज्यादा से ज्यादा कोई नाम चेंज हो सकता है, या मंदिर की जगह मैं कहां जाने लग जाऊंगा, मुझे दोस्त चेंज हो जाएंगे क्या? वही रहेंगे ना। मामा जी है तो मामा जी वही रहेंगे ना।
तो कई पीढ़ियों तक तो वो सिस्टम ही चेंज नहीं होता है, 2-3 पीढ़ियों बाद में जाके आप में थोड़े क्या होने लगते हैं चेंज। क्या मेरा भाई मेरे से बातचीत नहीं करेगा? होगी, बस ठीक है, अब मैं उसे राम रूमी नहीं करके मैं कोई दूसरा बोल दूंगा उसको, है, मैं उसको ईसाई बन गया तो मैं उसको गुड मॉर्निंग बोलने लग जाऊंगा। तो शुरुआत में इतने चेंज कभी भी आ नहीं पाते हैं, इसलिए मेवों में ज्यादा चेंज नहीं थे। इसलिए जयसिंह को लगता था कि मेव हिंदुओं जैसे ही हैं, ठीक है, धर्म चेंज कर लिया बाकी है, पढ़े तो अभी तक भी कल्चर तो कौन सी है इनकी, हिंदुओं जैसी, इसलिए इनको क्या बनाया जा सकता है, हिंदू। अच्छा, हिंदुओं में एक बीमारी दूसरी है। हिंदुओं में क्या है, एग्जिट था, एंट्री नहीं थी। कोई बाहर, हिंदुओं से बाहर तो जा सकता है, हिंदुओं से बाहर मुसलमान बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, जैन बन सकता है, सिख बन सकता है, ईसाई बन सकता है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी कोई हिंदू बन सके, कि किसी को बनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि किसी को हिंदू बनाया जाए तो इसकी जाति क्या होगी? अब ये शादी ब्याह किस में करेगा? क्यों, शादी ब्याह सारे के सारे जाति में होते हैं, बिना जाति के शादी ब्याह नहीं कर सकते आप। तो हिंदुओं में एक बड़ा जोरदार सा सिस्टम था। इसलिए कई बार कोई बंदा गलती से ही मान लो किसी दूसरे धर्म में चला गया, अब वो खुद आना चाहता है और वो अपने भाइयों को कहता भी है कि यार मुझे वापस हिंदू बना लो, प्रगति ना, तू वापस इधर आ गया तो तेरे में रिश्ते कौन करेगा, तेरे टाबरों के ब्याह कहां होगे? तो वो बंदा सोचता है कि जब तुम मेरे में शादी ब्याह ही नहीं करोगे तो फिर मेरे उधर ही ठीक। तो राजा जयसिंह ने जब ये हिंदू बनाने शुरू किए तो राजा जयसिंह को कहा गया, मुसलमानों ने कहा भाई हम इधर आ तो जाएंगे पर शादी ब्याह कौन करेगा? जयसिंह ने कहा मैं करवा दूंगा। जयसिंह ने बिठा के बाका था, भाई इस जाति के लोग इस गांव में रहते थे और इन्होंने बाद में इस्लाम स्वीकार किया था, उस जाति के लोगों को बुलाया और कहा वापस हिंदू बना रहा हूं, रिश्ते करो, आज के आज करो बैठ के। तो मैं कहता हूं अलवर में कई सारे गांव है जो पूरा का पूरा गांव मुसलमान था, जयसिंह के टाइम में पूरा का पूरा हिंदू बन गया, उसने सबके उस टाइम रिश्ते करवा दिया। अब तो पता भी नहीं है लोगों को कि ये 3-4 पीढ़ी पहले मुसलमान हुआ करते थे बाद में हिंदू बने, इतना तक भी वो एकदम हाथों हाथ चेंज करवा लिया उस बंदे ने। अब हमेशा क्या एक्शन का रिएक्शन होगा? तो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जब जयसिंह ने इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए तो मुसलमानों को लगा कि यार ये तो इस प्रकार सारों को ही बना देगा। तो मुसलमानों में संगठन बने और जिन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे को उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जो संगठन था वही है। ये संगठन बनाई अलवर के लिए था, ये संगठन बनाई धर्म प्रचार के लिए था, ये संगठन बनाई जयसिंह के खिलाफ था। अब जमीयत तबलीगुल इस्लाम, अपने क्या करना है, धर्म का प्रचार। तो ये जाके वहां लोगों को समझाते हैं कि भाई जो भी कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है उसको जाकर भाई क्यों बन रहा है, क्या दिक्कत है? सर मेरी ये दिक्कत है, हम दिक्कत दूर करेंगे तेरी, तो अपने तरफ रहे। जो चला गया उसको वापस लाने का प्रयास करते, जो जाने वाला है उसको रोकने का प्रयास करते, जो अपने है उसको मजबूत करते। तो एक संगठन बना जो धर्म का प्रचार किया करता, उस संगठन का नाम क्या था बताओ देखिए? जमीयत। तो ये बना तो अलवर के लिए था लेकिन बाद में संगठन धीरे धीरे फैलता चला गया, अब पूरे भारत में, अब थोड़ा थोड़ा सब जगह। तो पहले अलवर में भी इसलिए कि यूपी टच करता है और यूपी के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां पहले से थी, इसलिए अपने अलवर साइड के अंदर बन गया था। तो शुरुआत में ये जमात वाला, तो इस जमीयत को बोलते जमाती है। तो ये आप लोगों ने कोरोना के अंदर सुना होगा, मेरा इस संगठन के बारे में बहुत छोटे से पल्ला पड़ा हुआ है कि वहां पापा की पोस्टिंग एकदम उस पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर, वो पूरा गांव मुसलमानों का और सिखों का, वहां हमारे एक बड़ी मस्जिद थी, मदरसा था पूरा एक, और उसके अंदर ये जमात के लोग आते, खूब सारे लोग आया करते। उस मदरसे में हम भी जाया करते थे उर्दू पढ़ने का, मेरे पापा को हमेशा लगता था कि मेरे को उर्दू सीखनी चाहिए, तो मेरे को उस मदरसे में भेजा करते। पहले स्कूल जाके आता, स्कूल जाके आता, बाद मदरसे में जा। तो मेरे को उर्दू थोड़ी थोड़ी आती है, अली बे ते पे से ऐसे थोड़े बहुत समझ में भी आते हैं, लिखने भी आते हैं, नाम वाम लिखना आता है। पर अब बहुत साल पहले पढ़ी थी तो अब मैं भूल भाल गया। और गया थोड़े ही दिन था, कोई वो जो मदरसे में मौलवी साहब पढ़ाते थे वो पड़ोस के थे, जानकार थे, तो मैं जाके बैठ जाता, थोड़ा बहुत वो सबक सिखा देते, वो सीख के वहां से वापस आ जाया करते। पर तब टफ लगता क्योंकि पहले 6 घंटे तो स्कूल जाके आओ, पहले उन मार साहब की मार खा के आओ, अब बाद में मौलवी साहब के पास मार खाओ, तो मैं मम्मी के पास रोता कि मैं नहीं जाऊंगा, पापा को समझा दे कि उधर नहीं भेजे। मेरे पापा फिर चाहते थे कि मैं 11th क्लास में जब आया तो मैं उर्दू सब्जेक्ट लूं, कि उर्दू हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले ले, पर मैं तब साइंस ले गया तो बाद में उर्दू से फिर इधर से कोई भी लेना देना नहीं रहा। तो हम वहां मस्जिद में जाते, तब हम देखते कि मस्जिद में कई बार कोई नए लोग आए हुए हैं, तो हम पूछते वहां पे आज कौन है, जमात आईडी है, कौन आए हुए, जमात। तो हम फिर घर पे ना आगे और बताते कि आज जमात आईडी, आज जमात आईडी। वो जमात सारे कौन, सारे यूपी के लोग थे। क्यों आई हुई जमात? की धर्म प्रचार करने के लिए। क्या करने के लिए? जमात का मतलब होता है वर्ग, कक्षा, एक कक्षा, एक वर्ग के लोग जो ये काम करते हैं, धर्म प्रचार का काम करते हैं, इसलिए पूरा नाम क्या पड़ गया, जमीयत तबलीग। तो ये जमात वाला, कक्षा वाला। और हमारे वो मुसलमान ज्यादा रहते, तो वहां पे मान लो कोई जब छुट्टियां हो गई, छुट्टियों बाद स्कूल वापस जाने लगे, यूं ही कभी कोई मिल गए, कोई बड़े सीनियर मिल गए, नमस्ते किया उनको, नमस्ते चाचा जी, उन्होंने पूछा अच्छा पढ़ाई करता है तू, हाँ, कौन सी जमात में,
तो जमात का मतलब कक्षा भी होता था। हम मैं चौथी जमात में आ गया, मैं छठी जमात में आ गया, तो जमात का मतलब भी होता है वर्ग या कक्षा ही होता है। तो एक वर्ग एक कक्षा बनाएगी, एक सभा बनाएगी जिसका काम था धर्म का प्रचार करना, इसलिए नाम क्या है? जमीयत तबलीगुल इस्लाम। बोलो देखो, दोनों का नाम बोलो। अंजुमन खादिमुल इस्लाम, जमीयत इस्लाम की सेवा करने वालों की सभा, और इस्लाम का प्रचार। मैं कहता हूं ये हिंदुओं में होता था, हिंदू धर्म प्रचार सभा, हिंदू धर्म प्रचार सभा। वो कवा इधर था तो इसका नाम क्या कर दिया? जमीयत तबलीगुल इस्लाम। तो मुझे तो और याद आते जमात वाले, वो सारे यूपी के आते। तो वो यूपी वाली, यूपी की भाषा कौन सी? हिंदी, तो हिंदी बोलते। हमारे वाले जो मुसलमान थे वो बोलते सराइकी। सिंधी से टच करती हुई एक लैंग्वेज पाकिस्तान के पास है, सराइकी लैंग्वेज है। इसमें थोड़े थोड़े शब्द अलग होते हैं, पंजाबी से मिक्स करती सिंधी सी होती हो। दूध को बोलते खीर, दूध नहीं बोलते, दूध को बोलते खीर। हल्दी को बोलते बसार, कटोरी को बोलते मुंगरी, लहसुन को बोलते थुम, प्याज को बोलते बसल। तो उनके नाम थोड़े 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 से अलग हुआ करते हैं। तो वो सिंधी बोलते हैं। सिंधी दूध को खीर ही कहेंगे, सिंधी दूध को दूध नहीं कहते हैं, खीर ही कहते हैं। तो यहाँ मालवीय नगर में खूब सारे सिंधी रहते हैं। मैं पहले मालवीय नगर रहता, तो एक दुकानदार थे, वो सिंधी थे। एक दिन मैं उनसे दूध लेने के लिए गया, तो मेरे से पहले आगे एक सिंधी और खड़े, वो उनके जानकार होंगे। तो उन्होंने उससे पूछा, बोला उसने कि भाई दूध चाहिए, तो उसने उधर सामने जो दुकानदार सिंधी थे उन्होंने वापस कहा कि खीर था, बिटीज गया। बिटीजने का मतलब होता बिखर गया, कि आज दूध नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही कहा मुझे दूध लेना था, मुझे पता चला कि दूध तो नहीं है, तो मैं वापस चल पड़ा। वापस चला तो उन्होंने कहा, अरे अरे राजवीर जी किधर जा रहे हो, कैसे आए थे? अरे मैं तो दूध लेने आया था, पर आपके पास दूध है ही नहीं, तो फिर क्या करूं? आपको क्या पता मेरे पास दूध नहीं? तो अभी आपने इसको कहा था ना कि खीर तभी टीस गया, तो आपको ये भाषा थी। मैं हाँ, इसमें गाली नहीं निकालनी कभी। ये वाली समझ जाऊंगा मैं। ये वाली समझ आती है अपने को थोड़ी थोड़ी सी, तो थोड़े थोड़े से शब्द अलग हो जाते हैं। तो वो यूपी वाले जो जमात वाले आते, तो हम कई बार क्रिकेट वगैरह खेलते रहते, तो कई जमात वाले क्रिकेट खेलने आ जाते। हम मारवाड़ी बोलते, मारवाड़ी हिंदी जैसी कुछ होती है, तो फिर हमें कहते यार तुम कितनी सही भाषा बोलते हो, हमारे समझ आती है। ये तुम्हारे वाले मुसलमान यार पता नहीं क्या बोलते हैं, थुमन बसलन करते रहते, हमें तो ये समझ में भी। मगर यार ये सराइकी है, तुम कैसे समझ पाओगे? हिंदी का सराइकी का आपस में कोई भी लेना देना नहीं। तो यहां पर जब ये संगठन आए, इस प्रकार की गतिविधियां होने लगी, तो राजा को लगा क्या किया जाए। तो राजा ने जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। लिखो, नीचे लाइन छोड़ के लिखना। देखो, महाराजा जयसिंह ने, महाराजा जयसिंह महाराजा जयसिंह एक जांच आयोग का गठन किया, फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमीशन। एक जांच आयोग का गठन किया, फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमीशन। नाम लिख लो, जांच आयोग के सदस्य कौन कौन है? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर अली। क्या कौन कौन है बताओ देखे? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल। अब राजा ने कहा भाई जाओ जांच करो। यासीन खान नेता है, यासीन खान गुड़गांव का था। यासीन खान ने किसानों को कहा कि अपने जांच आयोग के सामने जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो किसानों ने जांच आयोग का क्या कर दिया? बहिष्कार। लिखो, यासीन खान के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ यासीन खान, यासीन खान के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ यासीन खान, किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन। किसानों ने जांच आयोग का गठन कर दिया, सॉरी बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन। किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन। अब किसान जांच के लिए नहीं जा रहे, फिर मांगे धार्मिक है। उधर राजा धार्मिक कट्टर होता जा रहा है, इधर ये कट्टर होते जा रहे हैं, तो फिर आपस में तनाव बढ़ने लग गया। तो हिंदू मुस्लिम दंगे टाइप की स्थिति हो गई। तो आंदोलन सांप्रदायिक भी हो गया और आंदोलन हिंसक हो गया, मारपीट की घटनाएं होने लग गई। लिख लो, यह आंदोलन सांप्रदायिक तथा हिंसक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकम कम्युनल एंड वॉयलेंट। यह आंदोलन सांप्रदायिक तथा हिंसक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकम कम्युनल एंड वॉयलेंट।
यह आंदोलन सांप्रदायिक तथा हिंसक हो गया था। दिस मूवमेंट बिकम कम्युनल एंड वायलेंट। अतः 1933 में तिजारा में दंगे हो गए। बात बताई हुई है, वापस जोड़ लो वहां से। अतः 1933 में तिजारा में दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए, पूरा लिखना। अतः 1933 में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। सो इन 1933 एडी कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन तिजारा। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन तिजारा। 1933 ईस्वी में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। इन 1933 एडी कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन तिजारा। तथा अंग्रेजों ने जयसिंह को हटा दिया। तथा अंग्रेजों ने जयसिंह को हटा दिया। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड जयसिंह। अंग्रेजों ने जयसिंह को हटा दिया। ये पढ़ाई हुई ना बात, ये तो मेरी, वापस जोड़ लेना वहां से। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।